नमस्कार साथियों। आज 12 मई 2021 और हमारे डेली कोरोना अपडेट का 314वां संवाद। विश्व भर के अंदर पोजीशन काफ़ी ख़राब चल रही है। कई देश ऐसे हैं जिसमें सेकंड थर्ड वेव भी चल रही है और कई देश ऐसे भी हैं जिनमें काफ़ी सुधार हो चुका है। 16 करोड़ से ऊपर आंकड़ा हो गया नए केसेस का और पिछले 24 घंटे में 7 लाख से ज़्यादा लोग इस बीमारी को पॉजिटिव पाए गए। 33,34,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई कोविड से और जिसमें से 13,424 लोगों की मृत्यु हुई है पिछले 24 घंटे। 13,424 का आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम जैसे पीछे विश्लेषण करें तो कई बार 7,000 8,000 लोगों की मृत्यु होती थी, लेकिन जो ये 13,000 का आंकड़ा, इसमें भारतवर्ष का काफ़ी बड़ा योगदान है। इसकी भारत के बाद में बात करेंगे, लेकिन भारत का काफ़ी बड़ा शेयर है इसके अंदर। अमेरिका, जहाँ पर कि करीब 3 लाख से ज़्यादा केस रोज हो रहे थे और 4,000 के करीब रोज डेथ हो रही थी, उनका आंकड़ा 40,000 से कम हो गया प्रतिदिन का। पिछले 24 घंटे में करीब 34,000 नए केस वहाँ पर आए। भारत की बात करें तो 4 लाख से ऊपर केस चल रहे थे पिछले 5-6 दिन से, लेकिन कल 3,48,000 नए केस आए और 4,205 लोगों की मृत्यु हुई। ये रिकॉर्ड है अपना इंडिया का भी। जब ये इंडिया का रिकॉर्ड बन रहा है तो ये विश्व का रिकॉर्ड भी बन रहा है। यानी 13,000 में से 4,000 लोगों की मृत्यु भारत में हुई और भारतवर्ष के अंदर 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है आज की तारीख में कोविड से। केरला बड़ा एक अजीबोगरीब छोटा सा स्टेट है। 100% लिटरेसी है। पहला केस वहाँ हुआ। वहाँ की गवर्नमेंट ने शुरुआत में बहुत अच्छा इसको कंट्रोल किया। उसके बाद केसेस फिर बढ़े और पिछले 3-4 महीने से केसेस काफ़ी कम चल रहे थे। चाहे अब आप इलेक्शंस की बात करो, चाहे दूसरे वहाँ पर जो प्रोग्राम्स हुए, चाहे आप राजनीतिक और धार्मिक प्रोग्राम्स की बात करो, उसके अंदर आप देखिए कि 43,500 केस पिछले 24 घंटे में हुए एक छोटे से स्टेट के अंदर, जिसमें कि आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हेल्थ सिस्टम अच्छा है, पढ़े लिखे लोग हैं, नंबर ऑफ डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम महाराष्ट्र को देखें तो 60-70 हज़ार केस थे, वो 40,000 पर आ गया। मुंबई के अंदर जहाँ पर 10-12 हज़ार केस रोज हो रहे थे, वहाँ पर संख्या 2,000 से कम हो चुकी है। दिल्ली के अंदर आज शाम का आंकड़ा जो है 13,287 नए केसेस का है। करीब 78,000 टेस्ट हुए पिछले 24 घंटे में और 300 लोगों की मृत्यु हुई है पिछले 24 घंटे में। और दिल्ली का टोटल डेथ काउंट है इस वक्त 20,000 से ऊपर हो चुका है और पॉजिटिविटी 17.03% का है। यहाँ ये देखना जरूरी है कि दिल्ली के अंदर आज से 15 दिन पहले पॉजिटिविटी 35% के आसपास थी। 35 से घटकर ये 17% पे आई है और मृतकों की संख्या भी 4,000 के करीब पहुंच चुकी थी, वो भी 300 के करीब आई है। तो ये 400 से 300 का आंकड़ा कहीं ना कहीं दिखाता है कि इस वक्त अगर हम पूरे देश की बात करें तो एक वो प्लेट्यू, एक ग्राफ जो होता है, ग्राफ ऊपर बढ़ता हुआ एक लेवल पे स्टेबल हो जाता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि अब हम एक लेवल पे स्टेबिलिटी पर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दिनों में ये ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब जो समस्या आ रही है, देश की बात करें तो पहले बड़े शहरों में हो रहा था,
आपने बड़े शहरों में देखा कि चेन्नई के अंदर, मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर, बड़े शहरों के अंदर केस ज़्यादा हो रहे हैं। अब ये जो केसेस हो रहे हैं ये अंदर रूरल और छोटे टाउन वाले इलाकों में हो रहे हैं। जब ये छोटे टाउन्स और गांव के अंदर जाती है बीमारी, तो आप ये देखिए कि वहाँ टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है, उसके बाद ट्रेसिंग का मतलब ही नहीं बनता, हॉस्पिटल्स की शॉर्टेज है, ऑक्सीजन तो कई जगह पे बिल्कुल ही नाम मात्र होगी। इन सब को देखते हुए ये लगता है कि केसेस अगर गांव में और छोटे कस्बों में बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो उनको संभालना बड़ा मुश्किल है। संभालने के साथ साथ उनकी गिनती, मृतकों की संख्या, मृतक किस बात से मर रहे हैं, ये सारा का सारा एनालाइज कर पाना इतने बड़े देश के अंदर, इतनी जनसंख्या के अंदर बहुत ही मुश्किल काम है। और उधर से WHO ने हमारे जो वायरस है इस वक्त, जो इंडिया का वायरस है, इस वक्त बता दूं कि एक नया डबल वेरिएंट इंडिया का चला और आज की तारीख में वो वायरस 44 देशों के अंदर पहुंच चुका है और उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न VOC का नाम दिया जाता है जब भी ऐसा कोई वेरिएंट आता है जो कंसर्निंग होता है। और ये पाया गया कि इवन WHO मानता है कि ये अभी तक के जितने भी वायरस हुए हैं, म्यूटेशंस हुए हैं, उनमें सब में से ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, ट्रांसमिट होने वाला ज़्यादा है। और जबकि आपने UK वेरिएंट का नाम सुना होगा, साउथ अफ्रीका का नाम सुना होगा, ब्राज़ील का नाम सुना होगा, हम किसी टाइम पे सोचते थे कि UK और ब्राज़ील वाले वेरिएंट बहुत दूर तक मार करने वाले हैं, लेकिन इंडियन वेरिएंट उन सबसे ज़्यादा तेज गति से आगे चल रहा है। जहाँ तक हम इंडिया की वैक्सीनेशन की बात करें तो 17 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी, लेकिन 1 मई से जो 18 से 44 साल के लोगों के लिए भारत सरकार ने वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ, उसके अंदर कहीं ना कहीं रोड ब्लॉक्स हैं, कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही हैं। अभी तक करीब 25.5 लाख ऐसे लोगों को पहली डोज लगी है जो 18 से 44 साल के हैं। कहीं पर कोवैक्सीन की शॉर्टेज है, दिल्ली के अंदर देखा जाए तो कोवैक्सीन के अधिकतर सेंटर बंद हो गए। इसी प्रकार से देश के कई सेंटर्स के अंदर कहीं पर केवल सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन लग रही है, कहीं पर 2 दिन की वैक्सीन का स्टॉक रह गया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब भी जो 18 साल से 45 साल के लोगों की उम्र का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। दिल्ली के अंदर आज भी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर वैक्सीन नहीं लग रही, चाहे कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो। सरकारी में लग रही है। सरकारी आंकड़ा बहुत अच्छा है, करीब 1,29,000 लोगों को पिछले 24 घंटों में वैक्सीन लगी है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को एक समन्वय बनाकर एक सिस्टम के हिसाब से सभी जगह पर वैक्सीन उपलब्ध करानी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही। एक अच्छी खबर आ रही है कि कोवैक्सीन को जो बच्चों के अंदर को अभी तो कोई भी वैक्सीन नहीं लगाई जा रही थी 18 साल से कम उम्र के, 2 से 18 साल के बच्चों में कोवैक्सीन का ट्रायल 2nd और 3rd फेज के अंदर चल रहा है और उम्मीद है कि ये जल्दी पूरा होगा और ये उन लोगों में भी लगाई जा सकेगी। यहाँ ये बता दूं कि भारत की दोनों वैक्सीन विश्व के सब एक्सपर्ट मानते हैं कि जितने भी वेरिएंट हैं उन सब के अंदर सफल होती दिख रही है और सबको बीमारी को रोकथाम हो पा रही है। मैंने 3 दिन पहले भी कहा था कि वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से अगर किसी व्यक्ति को पहली डोज लग गई और दूसरी नहीं लग पा रही तो कोई टेंशन की बात नहीं है। कोई 4 सप्ताह का फार्मूला या 8 सप्ताह का फार्मूला अगर लागू नहीं हो पा रहा तो रिलैक्स, थोड़े दिनों में जब भी वैक्सीन आएगी लगवा लीजिए।
उस केस में आपको पहली डोज रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी सेकंड डोज अगर 8 हफ्ते के बाद 12 हफ्ते 16 हफ्ते पे भी लगती है तो कोई टेंशन का काम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पहली डोज बेकार हो गई। अब हम ऑक्सीजन शॉर्टेज की बात करें तो देश के अंदर अधिकतर स्थानों पर ऑक्सीजन शॉर्टेज काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। दिल्ली के अंदर भी पिछले 3-4 दिन से जो ऑक्सीजन की हाई तोबा थी वो ख़त्म हो गई। तो इसलिए पहली बात तो मैं अपने दिल्ली वासियों से कहूँगा, जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर उन्होंने सिलेंडर्स को अपने घरों में भरवा के रखा हुआ है तो कृपया उन सिलेंडर्स का ज़्यादा दिन मत रखें, क्योंकि घर पे पड़ा पड़ा सिलेंडर भी आपका जो है वो बेकार हो जाता है। लीक करते करते हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो उस सिलेंडर्स को कोई ऐसी उपयोगी जगह पर दें जहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन वहाँ पर एक कमिटमेंट हो सकती है कि उनको परिवार को ज़रूरत पड़ेगी तो उस संस्था से या उस हॉस्पिटल से आप जब आपको ज़रूरत पड़े तो आपको सिलेंडर भरे का भरा मिल जाए। ये एक कमिटमेंट करके आप, चाहे आपके पास कंसनट्रेटर बेकार में पड़े हैं, उनको भी आप हॉस्पिटल्स के साथ दूसरे संस्थाओं को यह दे सकते हैं कि अगर वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी उनके परिवार को तो वो सिलेंडर या कंसनट्रेटर दे दिए जाए। लेकिन उसके साथ साथ कल गोवा के जीएमसी गोवा मेडिकल कॉलेज में और 11 आंध्र प्रदेश 26 लोग गोवा के मेडिकल कॉलेज में और 11 एक आंध्र प्रदेश के कोविड सेंटर के अंदर उनकी डेथ हो गई कोविड की जो वार्ड के अंदर ऑक्सीजन की कमी से। एक जगह पर तो बताते हैं केवल 5 मिनट ही प्रेशर कम हुआ और 11 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ऐसे हादसों से हमें बचना चाहिए। ये कहीं ना कहीं उन सरकारों की जो ये कमियां हैं वो दर्शाते हैं। कई जगह पर तो बताया गया कि अस्पताल वालों ने पहले से आगाह किया हुआ था वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को, उसके बावजूद वहाँ पर जब ऑक्सीजन नहीं पहुँची समय पर तो उसकी वजह से दिक्कत हुई है। एक इंजेक्शन एंटीवायरल इंजेक्शन है टोसिलीजुमैब। आजकल क्योंकि आपने पीछे देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे थे, तो अब जो लोग आ रहे हैं अस्पतालों के अंदर ज़्यादा सिक लोग आ रहे हैं, तो उनको ये एंटीवायरल इंजेक्शन जो लग रहा है इसकी बड़ी शॉर्टेज है। इसका वैसे तो मार्केट के अंदर जो कॉस्ट है करीब 40,000 रुपये की है, लेकिन 2-2 लाख रुपए का ब्लैक मार्केट वाले लोग इसको बेच रहे हैं। मेरी भगवान से कहूँगा, भगवान से प्रार्थना करूँगा उन लोगों को सुबुद्धि दे। इतने पापों का फल हमें आज मिल रहा है, अगर हम और पापों का घड़ा भरते हुए चले जाएंगे तो और दिक्कत ना हो, इसलिए ऐसे काम ना करें। इंजेक्शन की शॉर्टेज नहीं है, लेकिन केवल ब्लैक मार्केटिंग की वजह से ये शॉर्टेज होती चली जा रही है। एक बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि इस बीमारी के अंदर एस्पिरिन का रोल क्या है। आपने एस्पिरिन, डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन का नाम सुना होगा। अधिकतर लोग इसको पॉजिटिव मानते हैं क्योंकि ये खून को पतला करना और एंटी क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स को क्लॉट नहीं करने देती, खून का जो संचार है वो ठीक रखता है। तो इसलिए बीमारी से कुछ लोग पहले भी दे रहे हैं और बीमारी के दौरान भी दे रहे हैं और बीमारी के बाद में भी दे रहे हैं। इसके पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं। ये पाया गया कि करीब 29% रिस्क कम हो जाता है बीमारी का, और उसके बाद आईसीयू में जाने की नौबत कम आती है जो लोग एस्पिरिन ले रहे होते हैं। यहाँ ये भी बता दूँ, कोई सीनियर सिटीजन्स को जिनको ब्लड प्रेशर या शुगर है, कई डॉक्टर उनको एंटी क्लॉटिंग दवाइयाँ एस्पिरिन जैसी रूटीन के अंदर भी देते रहते हैं। अब एक दुखद समाचार, डॉक्टर शेखर अग्रवाल जो परमानंद हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे और बहुत ही बड़े एक ऑर्थोपेडिक सर्जन थे जिन्होंने विश्व के अंदर नाम कमाया, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की, उसके बाद दिल्ली के कई बड़े अस्पतालों के अंदर उन्होंने
ऑर्थोपेडिक्स के काम किए, उनकी मृत्यु कल सुबह कोविड से हो गई। एक ये बहुत दुखद समाचार है, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि दिल्ली के अधिकतर लोगों ने उनका यह नाम सुना होगा या किसी न किसी रिश्तेदार को दिखाने कर ले गए होंगे। बहुत ही बढ़िया एक पर्सनैलिटी, बहुत बढ़िया ह्यूमन बीइंग, और एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा दुर्लभ मिलता है, और एक पार एक्सीलेंस डॉक्टर। उनकी मृत्यु पे हम सबको बड़ा अफसोस है। अपने दूसरे मित्र डॉक्टर के अग्रवाल, जो हमारे शो में भी एक दो बार आ चुके हैं, वो भी पहले एम्स में थे, आज सुना है मेदांता में शिफ्ट हुए हैं। उनको भी इंट्यूबेट किया गया, शायद वेंटिलेटर पे लिया गया। उनकी तबीयत वाइटल्स ठीक हैं, लेकिन बीमारी उनको भी काफ़ी गंभीर है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे जल्दी से जल्दी ठीक हों हमारे बीच में। ही इज़ अ वेरी गुड टीचर, ही इज़ अ वेरी गुड क्लिनिशियन। हम सबके बीच में वापस आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैलडीव्स ने, जो कि आज की तारीख में एक टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ था, बाकी विश्व के जब बंद पड़ा हुआ था, तो वो वहाँ पर मैलडीव्स के अंदर उन्होंने इंडिया और बाकी एशियन कंट्रीज से आने वाले ग्राहकों को उन्होंने बंद किया है वहाँ पर आना विजिटर्स के रूप में। तो इसका भी ध्यान रखें, जो लोग मैलडीव जाने का विचार बना रखे थे, अभी उनको रोकना चाहिए। साथियों, हमारे बीच में हरिओम गुप्ता जी, केवल शर्मा जी। केवल जी पूछ रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल 92 और फीवर 99 चल रहा है, तो क्या एडवाइस है? देखिए, 92 ऑक्सीजन बाय ऑल मीन्स कम है, और आप अपनी पत्नी को उल्टा लिटाकर थोड़ी देर लिटाएं, फिर उसके बाद अगर तब भी ऑक्सीजन 95-96 से कम रहती है, तो उस केस में आप मुझे दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं। फीवर की चिंता नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को प्रोनिंग, जिसके बारे में मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ, उनको उल्टा लेट कर, खासकर छाती के नीचे 2 तकिए और धड़ के नीचे वाले पार्ट में 2 तकिए रखकर लंबे लंबे सांस लें, प्राणायाम करें, तो उससे ऑक्सीजन इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन ऐसे मरीज का ध्यान रखना चाहिए कि उनको शुगर ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो, या कोई दूसरी कोमॉर्बिडिटी ना हो। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर प्रजापति भी हमारे साथ में हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद मदान जी, जय श्री राम। कविता पुष्करना जी भी हमारे बीच में हैं। विपिन खोसला जी, माला शेरवानी जी भी हमारी रेगुलर हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। देवेंद्र सोपती जी, विनय रावल जी, आप सबका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। शशि भूषण शर्मा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी दोबारा मिलेंगे, तब तक भगवान से प्रार्थना कि हम सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें